कुछ अर्से पहले तक हमने देखा है कि दुबई एक पॉपुलर डेस्टिनेशन था यहाँ पर टूरिज्म के लिए। यहाँ पर मल्टीपल लैंडमार्क्स हैं जहाँ पर लोग जाते थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करते थे। लेकिन अभी रिसेंटली जो ग्लोबल सिचुएशन चेंज हुई है और जिस तरह से पेंडेमिक के बाद यूएई ने ओवरऑल अपना फाइट किया है पेंडेमिक से, और उसके बाद जिस तरह से रीओपन हुआ है, उसके बाद लोगों ने ज़्यादा ट्रस्ट शो किया है यूएई के अंदर। तो यूएई के अंदर अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम मूव कर सकें, और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। मूव करने के पहले तो ये होता था कि आपके पास अगर आप जॉब करते थे, यहाँ पर कोई ना कोई आपको जॉब मिलती थी या बिज़नेस करते थे, तब जाकर आपको दुबई का रेज़िडेंस वीज़ा मिलता था, और उसके बाद आप रहना शुरू करते थे और जितनी भी आप यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं वो एन्जॉय करते थे। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। अब सिनेरियो इस तरह से है कि आपके पास अगर जॉब नहीं भी है, अगर आप यूएई में बिज़नेस नहीं भी कर रहे, तब भी आपको बहुत ईज़िली मल्टीपल टाइप्स के वीज़ाज़ अवेलेबल हैं और आप यहाँ पर आके रह सकते हैं। अब रहने के लिए आप चाहे डिजिटल नोमैड हो, आप कोई और काम कर रहे हो अपना, पूरी दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हो, यहाँ पर आपको भले बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए दुबई मूव कर रहे हो, भले यहाँ की फैसिलिटीज़ यूज़ करने के लिए दुबई मूव कर रहे हो, या और कोई रीज़न हो आपको, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वेस्ट के अंदर जो डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट हो गया है, अब उससे बचने के लिए लोग अपनी फैमिलीज़ को मूव करते हैं दुबई। लेकिन दुबई मूव करने के लिए या उससे पहले आपको अच्छी तरह से प्लान करना चाहिए, क्योंकि दुबई इज़ एन एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव। मैं आपको थोड़ा-सा रनडाउन दूँगा यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस का, जो कि अब अगेन ये रनडाउन हर बंदे के लिए डिफरेंट हो सकता है। ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मैटर है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने उसके अंदर 2-3 क्लासेस को एड्रेस किया था, जिसमें एक क्लास थी जिसकी 10,000 दिरहम सैलरी थी, एक क्लास थी जिसकी 20,000 दिरहम सैलरी थी, एक क्लास थी जिसकी लेट्स से 30,000 प्लस सैलरी है। उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन किए थे, तो मैं अगेन बोलता हूँ कि मेरी वीडियोज़ को अगर आप देख रहे हैं, जो कि मेरा चैनल पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, अगर आपने इस चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। इस चैनल के ऊपर मैं जो बात करता हूँ वो हर तरह की जो जो लेट्स से इनकम लेवल के लोग होते हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। तो क कभी-कभी जब मैं किसी की बात कर रहा हूँ जिसकी 50,000 दिरहम सैलरी है पर मंथ, उसको जब कोई देखेगा 5,000 दिरहम सैलरी वाला, तो वो ज़ाहिर-सी बात है उससे रिलेट नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको अपना माइंड खुला रखना चाहिए जिस टाइम पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब मैं आपसे जब यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँगा, तो मैं हर तरह की जो जो पॉइंट्स हैं उसको टच करूँगा। यहाँ पर ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो कि 10,000 दिरहम से आए थे, आज से लेट्स से 10-15 साल पहले, और आज भी 10,000 दिरहम के ऊपर हैं, और उनकी फैमिलीज़ भी उनके साथ मौजूद हैं। उनके मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके 2 या 3 बच्चे भी हैं, वो यहीं के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और यहीं पर अपनी सारी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में पैसे भी भेजते हैं अपनी फैमिली को, दूसरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसको सपोर्ट करने के लिए। इसलिए आपको ज़्यादा इनकम होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी इनकम होती है, इनकम अच्छी होगी तभी आप आगे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को और सेव भी कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी 50,000 दिरहम सैलरी है या 60,000 दिरहम सैलरी है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एसेट्स नहीं बनाए और इवेंचुअली ग्राउंड ज़ीरो पे खड़े हुए हैं, और फिर बाद में वो यूएई जैसी जगह को ब्लेम करते हैं कि यहाँ पर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, या लेट्स से यहाँ पर कोई ऐसी अम्यूनिटीज़ नहीं है जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पर आपको हेल्प कर सके। तो आप जब यूएई में काम करें तो आपको अपनी इनकम्स और अपनी सेविंग्स को ही आगे लेकर चलना पड़ेगा। जब आप टैक्स फ्री इनकम ले रहे हैं तो आपको उसी इनकम को सेव एंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दुबई में जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जो हम बात करेंगे अभी, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी ना भूलें। अगर आप सेम इन्वेस्टमेंट से, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अपनी सेम इनकम के ऊपर अगर कनाडा से मूव करते हैं या लेट्स से यूएस से मूव करते हैं। यूएस को तो आप एक डिफरेंट सिनेरियो में ले सकते हैं, मैंने उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ भी बनाई हैं, लेकिन एक वीडियो मैंने बनाई थी कि पासपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है यूएई के अंदर, उस वीडियो का मैंने लिंक लगा दिया है, लेकिन उस वीडियो को आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। लेकिन जो यूएस के जो एक्सपर्ट हैं वो थोड़े से डिफरेंट मैं उनको ट्रीट करता हूँ, लेकिन बाकी दुनिया से जितने लोग आ रहे होते हैं, कनाडा से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, उन लोगों के लिए जब यहाँ पर जब अपने बैक होम कंट्रीज़ के अंदर 40% का टैक्स देते हैं, वो यहाँ पर आकर ज़ीरो टैक्स दे रहे होते हैं। इसी तरह से जब लोग सब कॉन्टिनेंट से आते हैं, तो उनको भी मैं यही कहता हूँ कि आप भी इस जितनी भी आपको सैलरी मिल रही है, आप उसको अपनी सैलरी ना समझें, उसके अंदर से अपने हर सूरत में उसमें से टैक्स निकालें। अब अगर लोग फिर बोलते हैं कि यार हमारे खर्चे ही इतने हैं कि हम क्या उसके अंदर से सेविंग और इन्वेस्ट करें, तो ये एक बहुत ही गलत परसेप्शन है, एक गलत एक नोशन है जब अगर आप ये बात करेंगे कि आपके पास पैसे नहीं बचते। क्योंकि जहाँ भी आप जाएँगे, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पहले लेट्स से 30,000 दिरहम के अंदर काम कर रहे थे, फिर उनकी सैलरी कट डाउन होके 20,000 दिरहम हो गई और फिर फॉर सम रीज़न लेट्स से 15,000 दिरहम हो गई। आधी सैलरी में भी वो अपनी फैमिली चला रहे हैं,
ठीक है, अपने आप को डाउनग्रेड करते हैं, अपने कुछ खर्चे कम करते हैं, बहुत सारे लेट्स से लोग लोन भी ले रहे होते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो जब आप कम सैलरी में काम कर सकते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप ज़्यादा सैलरी के अंदर पैसे नहीं बचा पा रहे? मैं थोड़ा-सा आपको अगेन अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि आपके पास यहाँ क्या-क्या एक्सपेंस हो सकते हैं। तो मैं अगर बात करूँ तो आपके पास सबसे मेजर एक्सपेंस होगा रेंट का। रेंट के बाद जो दूसरा एक्सपेंस होगा वो स्कूलिंग का होगा। ये 2 मेजर एक्सपेंसेस होंगे आपके, अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं या लेट्स से आपके पास बच्चे नहीं हैं, वो बड़ा फैक्टर करता है, क्योंकि रेंट से भी ज़्यादा स्कूलिंग का एक्सपेंस बन सकता है इन सम केसेस। रेंट और स्कूल ये मेजर एक्सपेंस बनते हैं आपके। इसके अलावा फिर ग्रोसरी हो गई, आपका कुछ इमरजेंसी फंड आपके पास बिल्ट अप होना चाहिए। अगर आप लेट्स से डिजिटल नोमैड हैं और खुद अपनी कंपनी फॉर्म करके आना चाह रहे हैं, या किसी गोल्डन वीज़ा के थ्रू आ रहे हैं, या ग्रीन वीज़ा के थ्रू आ रहे हैं, तो वीज़ा की कॉस्ट है। फिर यहाँ पर रहते हुए ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, इंश्योरेंस की कॉस्ट है, एंटरटेनमेंट की भी कॉस्ट है, और उसके बाद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की भी कॉस्ट है, क्योंकि आप यहाँ रहेंगे तो आपके पास जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करने की, वो भी आपको लाज़मी करना है, और वो भी आपको अपने बजट का पार्ट बनाना है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट बात कहता हूँ, ये जो मैं आज आपको नंबर्स बताऊँगा, ये तो आपके मंथली नंबर्स होंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होगा जब आप आ रहे हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर आप अपने एनुअलाइज़्ड नंबर्स लेकर आएँ। आपके पास कम से कम 2 साल का बजट होना चाहिए, जिसको आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे मंथली लेवल के ऊपर। लेकिन आपका जो होराइज़न होना चाहिए वो 1 से 2 साल का होना चाहिए, ताकि आपके जो मेजर एक्सपेंसेस हैं, लेट्स से आपने अगर आपने वीज़ा खुद अप्लाई करना है, या कुछ लोगों को जो कंपनी लेट्स से वीज़ा दे भी देती है, तो उनकी फैमिलीज़ को वीज़ा नहीं देती है, या लेट्स से आपको इंश्योरेंस कॉस्ट मिल भी गई कंपनी की तरफ से, अपनी तो अपनी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस अपनी फैमिली की जो है वो आपको खुद करनी पड़ेगी। वो भी साल का एक्सपेंस होता है, वो एक साथ वन टाइम आपको पे करना होता है। या इसी तरह से अगर आप नए-नए आए हैं, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई करना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस की एक बड़ी कॉस्ट होती है, जो कि ऑलमोस्ट कोई 7000 दिरहम तक भी पहुँच जाती है ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट, तो वो भी वन टाइम कॉस्ट होती है। तो इन चीज़ों को आपको फैक्टर इन करना होता है 1 से 2 साल के बजट के अंदर। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका मंथली कॉस्ट तो आपको मैं बता दूँगा, लेकिन जो आपका 1 साल का कॉस्ट है, वो भी आपको, या 2 साल की कॉस्ट है, वो भी आपके पास आपको होनी चाहिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म प्लान कर सकें। रेंट के ऊपर आते हैं, तो रेंट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यूएई के अंदर आप अगर स्टूडियो में रहेंगे, तो आपके पास लेट्स से 25,000 दिरहम से लेकर आप 35, 40, 50, 60,000 दिरहम्स तक के भी आपको स्टूडियोज़ मिलते हैं। यानी स्टूडियो क्या होता है? स्टूडियो 1 बेडरूम अपार्टमेंट होता है, 1 बेडरूम भी नहीं कहेंगे, 1 रूम अपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर किचन भी वहीं पर होता है, और वहीं पर आपका एक वॉशरूम भी अलग से बना हुआ होता है, और आपको एक बड़ा-सा हॉल मिलता है बेसिकली, उसके अंदर आप अपना बेड सेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कहाँ पर रह रहे हैं आप। दुबई के अंदर 25,000 से लेकर लेट्स से 60,000, 70,000, ये डिपेंडिंग के कहाँ पर रह रहे हैं, वो आपको एक स्टूडियो मिल सकता है। इसके अंदर लोग ऑप्शन ले भी ले सकते हैं कि आप शारजाह मूव हो जाएँ, और अगर आपके पास कम्यूट का प्रॉब्लम नहीं है, आप लेट्स से ये नहीं आपको प्रॉब्लम कि आपको सुबह-सुबह ऑफ़िस जाना है, तो उस केस के अंदर आप शारजाह में या इवन अजमान में या फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर भी रह सकते हैं। तो आपको वो कॉस्ट जो जो चीज़ आपको 25,000 दिरहम दुबई में पड़ रही थी, वो हो सकता है 15,000 दिरहम तक भी पहुँच जाए, साल की साल का जो रेंटल है। लेकिन ऑफ़ कोर्स आपकी जो क्वालिटी ऑफ अकोमोडेशन है, वो हल्की हो जाएगी। इसी तरह से जब आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट में जाएँगे, तो वो थोड़ा-सा और बढ़ जाएगा, 2 बेडरूम अपार्टमेंट और बढ़ जाएगा, 3 बेडरूम अपार्टमेंट और बढ़ जाएगा। एक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कुछ अपार्टमेंट्स 3 बेडरूम शारजाह के अंदर आपको 50,000 45,000 दिरहम में मिल जाएँगे, और उसी तरह के अपार्टमेंट दुबई के अंदर आप लेने जाएँगे, तो आपको लेट्स से वो 70,000, 80,000, 100,000 तक की पड़ेंगे। हालाँकि साइज़ प्रोबेबली सेम होगा, लेकिन ऑफ़ कोर्स बिल्डिंग की क्वालिटी डिफरेंट होगी, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम होगा वो ये कि कम्यूट टाइम का होगा। आप अगर शारजाह में रह रहे हैं, तो आपको जो ट्रैफ़िक देखने को मिलेगी, जो आजकल हमें नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफ़िक हो गई है, स्पेशली जब से लोग यहाँ पर इन्फ्लक्स होना शुरू हो गए। मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाई थी कि किस तरह से दुबई की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और कितना टारगेट है आगे गवर्नमेंट का पॉपुलेशन को लेके जाने का, और उसके हिसाब से किस तरह से ये लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उसका उस वीडियो का भी लिंक मैंने इस वीडियो के इस कार्ड पे आपको कहीं नज़र आ रहा होगा। सो रेंट का मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आपको 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम में डिपेंडिंग आप कहाँ रहते हैं, आपको किसी भी लेवल के ऊपर मिल सकता है। दुबिज़िल एक अच्छी वेबसाइट है, आप उस पे जाके देख सकते हैं। अब आते हैं स्कूल्स के ऊपर। स्कूल्स के अंदर जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, वो अगेन यहाँ पर एनुअल लेवल के ऊपर आपको जो फ़ीस होगी वो चार्ज कर रहा होगा स्कूल, और एनुअल लेवल के ऊपर जो फ़ीस नॉर्मली स्कूल्स चार्ज करते हैं, उसके अंदर मैंने स्कूल्स देखे हैं 10,000 दिरहम से स्टार्ट होते हुए 100,000 दिरहम, 150,000 दिरहम्स तक स्कूल्स के जो फ़ीस है, एनुअल फ़ीस वो जारी होती है। ये फ़ीस
होती एनुअली है, लेकिन आपको चार्ज हो रही होती है 3 डिफरेंट टेन्योर्स के अंदर, या लेट्स से उसको कह लें कि 3 चेक्स के अंदर आप उसको पे कर सकते हैं। वन टाइम भी पे कर सकते हैं, कुछ स्कूल आपको वन टाइम फीस पे करने पे डिस्काउंट भी देते हैं। कुछ स्कूल्स सिबलिंग का डिस्काउंट भी देते हैं, अगर आपके 1 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको हो सकता है अगले बच्चे की फीस के अंदर डिस्काउंट मिले, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होता, 5% 10% एट मैक्स स्कूल फीस का होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्कूल फ़ीस के अंदर जो देखते हैं जो देखनी चाहिए वो ये कि जो स्कूल की बस फ़ीस है, ख़ास तौर पे दुबई के अंदर वो बहुत एक्सपेंसिव है। शारजा के स्कूल्स फिर भी एक रिलेटिवली कम अमाउंट की स्कूल फ़ीस चार्ज कर रहे होते हैं बस की। कुछ स्कूल्स 3,000 4,000 दिरहम स्कूल फ़ीस चार्ज कर रहे होते हैं साल की, लेकिन जो दुबई के स्कूल्स हैं वो 7,000 8,000 9,000 दिरहम्स तक चार्ज कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग कि कहाँ पर स्कूल बस जा रही है, क्योंकि जो दुबई की रेगुलेशंस है स्कूल बस के हिसाब से वो थोड़ी-सी स्ट्रिंजेंट है, जिसकी वजह से जो उनके एक्सपेंसेस हैं, अपैरेंटली जो स्कूल बस के एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये चीज़ देखें कि आपका जो घर है वो कहाँ पर है, क्योंकि जब जब आपका घर स्कूल से करीब होगा, हो सकता है इतना करीब हो जाए कि वॉकिंग डिस्टेंस हो जाए, या एटलीस्ट इतना करीब हो जाए कि सुबह के टाइम पर बहुत आराम से आप ड्रॉप कर सकें, शाम के टाइम पर या दोपहर के टाइम पर लेट्स से योर स्पाउस योर वाइफ कैन गो थ्रू टैक्सी और बाय वॉक उनको बच्चों को पिक करने। बहुत गर्मी होती है, वो ख़्याल रखें कि इतनी गर्मी में इतनी वॉक हो सके, 2-3 मिनट 4 मिनट की वॉक, इससे ज़्यादा की वॉक ना हो। तो ये चीज़ें भी ऑप्शंस हो सकते हैं। स्कूल के पास जो आपको घर मिलेंगे वो एक्सपेंसिव हो जाएँगे, क्योंकि लोग ये चाहेंगे कि उन घरों में रह रहें जहाँ पर आपको कम से कम कम्यूट टाइम लगे स्कूल का। तो अगर आप बैचलर हैं या आपके पास बच्चे नहीं हैं, तो इट डज़न्ट मेक सेंस कि आप स्कूल एरिया के अंदर रहें, क्योंकि उन एरियाज़ में रहने की वजह से एक तो ये कि वो रेंट आप एक्स्ट्रा पे कर रहे होंगे, और दूसरा ये कि आपके जो स्कूल एरिया जो होता है उसमें सुबह के टाइम पे और दोपहर के टाइम पे जो ट्रैफ़िक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो आपको इन अननेसेसरीली जिसका आपको फ़ायदा नहीं है, वो ट्रैफ़िक आपको देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम मैं एक और चीज़ के बारे में बात करूँगा कि यहाँ पर लोग जब आते हैं नए-नए, तो अपनी फैमिली को ट्राई करते हैं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल बुला लें। मैं ये कहता हूँ उनको कि यार आप कम से कम 3-4 महीने का टाइम लें, अपना लाइसेंस सॉर्ट आउट करें, अपनी गाड़ी सॉर्ट आउट करें, अपना सर्वे करें पूरी तरह से, उसके बाद आप फैमिली को बुलाएँ, ताकि आप घर उस वक़्त ना लें, घर उस वक़्त लें जब आप फैमिली बुलाएँ, उसके बाद आप देख चुके हों कैंडिडेट्स, और उसके बाद मूव इन करें। क्योंकि आपको नहीं पता कि 3 महीने 4 महीने रहने के बाद आपको चीज़ें समझ में आएँगी कि आपको कितनी दूर अपने ऑफ़िस से रहना है, कितनी दूर किसी एमेनिटी से रहना है, कितनी दूर स्कूल से रहना है, स्कूल के करीब रहना भी है कि नहीं रहना है। हो सकता है आपका इट डज़न्ट मेक सेंस कि आप स्कूल के करीब रहें, आप हो सकता है दूर रह के भी फ़ायदा उठा सकते हो। ये चीज़ें आपको 3, 4, 5 महीने में ही समझ में आएँगी, उससे पहले नहीं समझ में आएँगी। तो उस इसलिए जब आप नए-नए मूव कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप फैमिली को फ़ौरन ना बुलाएँ, पहले खुद मूव करें, और उसके बाद थोड़ा-सा देखने के बाद टाइम लेकर फिर फैमिली को बुलाएँ, क्योंकि उसमें आपको लाइसेंस का टाइम भी मिलेगा लगेगा, गाड़ी लेने का टाइम भी होगा, और बहुत सारी और चीज़ें भी होंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि अगर आप जब ये सारा काम कर रहे होंगे, तो उसमें जब आप घर लेने की बात आएगी, तो आपको जब आप टाइम गुज़ार चुके होंगे, तो आपको पता होगा कि अब मैं घर किस पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ। हो सकता है आपको 1 साल बाद स्कूल से करीब रहना पड़ जाए, तो आप अगर 1 साल पहले ऐसा घर ले लेंगे जिसके अंदर स्कूल का ऑप्शन आपने नहीं देखा होगा, तो उस केस के अंदर आपको 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद दोबारा से घर चेंज करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो घर को मूव करने की कॉस्ट होती है, वो इनकर करेंगे आप। तो वो भी एक पॉइंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब शुरू से आप एक प्लान बना के आएँगे, तो उसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 साल एक घर में लगाएँगे, तो वो अपनी कॉस्ट रिकवर करता है। और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो मैं आगे अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो आपको पता होगा मैं यूएई से रिलेटेड बहुत सारी और बातें कर रहा होता हूँ। अब आते हैं ग्रोसरी के ऊपर। क्योंकि मेरे ख़्याल से ग्रोसरी इम्पोर्टेंट है जब आप मूव कर रहे होते हैं, तो ये सबसे बड़ा एक्सपेंस आपको लग रहा होता है जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं जिस जगह से भी आ रहे हैं। तो मैं अगर कंपेयर करूँ, अगर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करूँ, तो मुझे लगता है कि कनाडा, यूके, इवन मैं अभी कुछ दिनों पहले जॉर्जिया गया हुआ था। बाय द वे आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से मैं उसके अंदर स्टोरीज़ लगा रहा होता हूँ अपनी। और जॉर्जिया की मैंने स्टोरीज़ लगाई थी, उसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि मुझे लग रहा है कि जॉर्जिया इवन एक्सपेंसिव देन दुबई। तो आप जहाँ से आ रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट प्लेस। पाकिस्तान से ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव होगा, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी यहाँ पर। लेकिन ग्रोसरी का एक मैं आइडिया दे दूँ कि लेट्स से अगर आप फैमिली ऑफ 4 हैं, तो आपको 2000 दिरहम तक की अब ग्रोसरी आपको पड़ सकती है, सम प्लस माइनस 500 दिरहम्स, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। अपर लिमिट अगेन नहीं होती, लोअर लिमिट मैं कहता हूँ कि 1500 दिरहम की आप रख लें। 1500 दिरहम से 2000 दिरहम, 2500 दिरहम इसकी ग्रोसरी आप कह सकते हैं आपकी अपनी फैमिली के लिए।
ईटिंग आउट एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है जो कि एक बंदे के लिए फास्ट फूड जाएँगे तो 25 दिरहम्स टू 30 दिरहम्स एंड द अपर लिमिट इज़ लेट्स से 80 दिरहम्स, 100 दिरहम्स पर पर्सन। इस तरह की लिमिट बन सकती है ईटिंग आउट के लिए। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर, जैसे एंटरटेनर का ऑप्शन है या बाय वन गेट वन के जो ऑप्शंस हैं, पहले बहुत अच्छे होते थे। अब जब से इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई है तो वो ऑप्शंस भी श्रिंक डाउन होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें आती हैं जिसमें आप थोड़े से पैसे बचा सकते हैं। इसके बाद आप एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपको क्रेडिट कार्ड्स ऐसे मिलते हैं जिसके थ्रू आप अगर मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिनेमा टिकट्स बाय वन गेट वन पे मिल जाते हैं। नॉर्मली एक टिकट 40 दिरहम्स का होता है, 50 दिरहम डिपेंडिंग ऑन सिनेमा, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की आप मूवी देखने जा रहे हैं। तो 40 से 60 दिरहम्स के दरमियान का टिकट होता है जिसमें आपको बाय वन गेट वन का बहुत ईज़िली ऑप्शन मिल सकता है अगर आप किसी के साथ अकम्पनी करते हुए जा रहे हैं। इसी तरह से लोग जिम ले रहे होते हैं, आपकी बिल्डिंग के अंदर भी जिम हो सकता है। बहुत सारी बिल्डिंग में जिम होता है, हमारी अपनी बिल्डिंग के अंदर जिम है, बहुत अच्छा जिम है जिसके अंदर मैं जाता हूँ। स्विमिंग पूल भी हो सकता है, तो आपको जिम की हो सकता है एक्सपेंस ना करना पड़े अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर ही जिम हो, वरना जिम के एक्सपेंस अगर आप लगाएँ तो समवेयर बिटवीन 150 टू 200 दिरहम्स इतना आपको जिम का एक्सपेंस पड़ सकता है। इसी तरह से कम्यूट, ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकती है अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर मेट्रो नहीं है। अच्छा, मेट्रो की बात मैंने नहीं की। जिस टाइम पे मैं ये बात कर रहा था कि आपको कहाँ घर लेना चाहिए, तो आप ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि आप मेट्रो के करीब घर लें, ताकि आपकी जो ऑफ़िस की कम्यूट है वो गाड़ी के बजाय मेट्रो पे हो जाए, क्योंकि गाड़ी यूज़ करना आपको फैमिली के लिए तो अच्छा है, लेकिन आजकल यहाँ पर इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि अगर आपके ऑफ़िस के पास कोई फ्री पार्किंग नहीं है आपके लिए, तो ज़्यादातर जो पब्लिक पार्किंग है वो एक्सपेंसिव पार्किंग है। 2 दिरहम, 3 दिरहम, 4 दिरहम पर आवर की पार्किंग मिल सकती है आपको, इवन 5 दिरहम की पार्किंग मिल सकती है। इन केस पार्किंग अवेलेबल ना हो तो आपको किसी डेडिकेटेड पार्किंग ज़ोन के अंदर 10 दिरहम, 15 दिरहम की भी पार्किंग पर आवर के ऊपर मिलती है। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मेट्रो के पास रह सकें, या मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो शारजाह में रहते हैं और शारजाह से गाड़ी ड्राइव करके राशिदिया मेट्रो स्टेशन जाते हैं, और वहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है राशिदिया का, वहाँ पर एक पब्लिक पार्किंग मौजूद है, वहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं और वहाँ से बहुत ईज़िली कम्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स कहीं भी जो भी आपका ट्रेन स्टेशन आपको मिलता है। अच्छा, अब बात करें कुछ आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है जो आपको लगती है जब आप आते हैं, तो उसके अंदर आपकी, जैसे मैंने पहले बोला था कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको में एक्सपेंसिव पड़ सकता है, जो कि एक प्रोसेस है कम से कम 4 महीने का, 3 महीने का, जिसके अंदर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। 7-8 हज़ार दिरहम, 6 हज़ार दिरहम तक की कॉस्ट आ सकती है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद। उसके बाद आप गाड़ी लेंगे तो गाड़ी की कॉस्ट जो है वो डिपेंडिंग आप कौन सी गाड़ी लेते हैं, अगेन स्काई इज़ द लिमिट इन दुबई। आप 20 हज़ार दिरहम की सेकंड हैंड कार भी ले सकते हैं, और आप 2 मिलियन दिरहम की कोई और गाड़ी भी ले सकते हैं, यू नेम इट, और आपको हर तरह की गाड़ियाँ मिल सकती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन ना बढ़ाएँ, जब भी यूएई के अंदर आएँ, मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। गाड़ी को खरीदने के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह से आप गाड़ी का थॉट प्रोसेस हो सकता है खरीदने का, वो यहाँ पर मैंने लिंक लगा दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। वन टाइम एक्सपेंस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो जब इनिशियली आप आ रहे हैं और आपकी कभी-कभी लेट्स से जो 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 कंपनी है आपकी, वो डिपेंड करता है आपको कौन से ऑप्शन देती है। अगर आप आ रहे हैं एज़ अ एम्प्लॉयी और यहाँ पर आपकी कंपनी ने आपको वीज़ा प्रोवाइड किया हुआ है, आपकी अपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड की हुई है, तो बहुत सारी कंपनीज़ आपको फैमिली की का वीज़ा भी प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ फैमिली का वीज़ा प्रोवाइड नहीं करती हैं, फैमिली की इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, नहीं करती हैं। कुछ कंपनीज़ आपको इवन बच्चों की एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं और कुछ नहीं करती हैं, ज़्यादातर नहीं करती हैं इनफैक्ट। तो इस पॉइंट पर भी आपको देखना चाहिए कि आपके पास कौन-कौन से पर्क्स आपको मिल रहे हैं। अगर आपको ये सारे पर्क्स एक साथ मिल रहे हैं तो नथिंग लाइक इट, आप आपको और उसमें भी लिमिट्स होती हैं। कुछ कंपनीज़ आपको एक सर्टेन लिमिट तक की बच्चों की एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो ये सारे कंसिडरेशन आपको सोचनी चाहिए। लेकिन अगर आप आ रहे हैं एज़ एन एक्सपैट जो कि डिजिटल नोमैड है और आपकी इनकम कहीं और से आ रही है, आप सिर्फ़ यूएई में रहना चाहते हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपको ये सारे एक्सपेंस खुद करने पड़ेंगे, जिसके अंदर वीज़ा के एक्सपेंस हैं, जिसके अंदर फैमिली के वीज़ा के एक्सपेंस हैं, जिसमें इंश्योरेंस के एक्सपेंस है, और अगर आप गाड़ी अपनी लेट्स से कोई कंपनी फ़ॉर्मेट कर रहे हैं, उसके अंदर कंपनी फ़ॉर्म करने के एक्सपेंस है, तो हर तरह के एक्सपेंस आपको सोचने पड़ेंगे बिफ़ोर कमिंग इन। अब मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि वीज़ा आपको एक अपनी फ़ैमिली का वीज़ा शायद शुरू में आप जब करते हैं अप्लाई, तो एक बंदे का वीज़ा, क्योंकि उसमें और कुछ चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, तो टू स्टार्ट विद आपको 2000 से 3000 दिरहम तक का वीज़ा पड़ सकता है। उसके बाद जब आप रिन्यू कराएँगे तो हो सकता है वो तकरीबन कोई 1000 दिरहम के अंदर आपका काम हो जाए। इट डिपेंड्स कि एडल्ट का वीज़ा है क्योंकि उसमें मेडिकल भी होता है, और अगर बच्चों का वीज़ा होगा तो उसमें मेडिकल की कॉस्ट नहीं शामिल होगी। तो ये कॉस्ट आपकी होगी, प्लस एक इंश्योरेंस की कॉस्ट। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपकी स्टार्ट होती है 700 दिरहम्स पर एनम से और जाती है लेट्स से
मैंने तो ऐसी ऐसी इंश्योरेंसेस देखी हैं जो कि 30,000 दिरहम पर एनम के ऊपर भी जाती हैं, और ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको इतनी एक्सपेंसिव मिल सकती है। उसमें ये भी होता है कि आप कौन से नेटवर्क को कवर कर रहे हैं, ज्योग्राफी कौन सी कवर कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूएई के अंदर रहना चाह रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन से हॉस्पिटल्स उसमें कवर्ड हैं। उसके अलावा आपकी अपनी एज क्या है, क्योंकि एज पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप 60 प्लस के होंगे तो आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप यंग हैं तो आप अज़्यूम कर लें कि आपकी यंग फैमिली है, तो पर पर्सन आपकी समवेयर बिटवीन 3000 टू 4000 दिरहम्स पर पर्सन की इंश्योरेंस कॉस्ट पड़ सकती है, जो इंश्योरेंस आपको वाक़ई में फ़ायदा करेगी अगर इन केस आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वरना तो बेयर मिनिमम इंश्योरेंस 700-800 दिरहम की मिल सकती है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी और एक्सक्लूजन के क्लॉज़ेज़ होंगे, जिसकी वजह से आप प्रोबेबली अच्छी तरह से हेल्थ केयर अपनी कवर नहीं कर सकते, और इवेंचुअली शायद आपको अपने पैसे जब आप हॉस्पिटल जाएँ तो आपको एक्सपेंस आए आपके ऊपर। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको हेल्थ केयर ज़रा अच्छी तरह से देखनी होगी, और प्री कंडीशंस अगर आपकी हैं, तो वो भी बहुत एक पार्ट प्ले करती है। यूएई का एक जो सबसे बड़ा बैकड्रॉ जो मुझे लगता है वो ये कि पब्लिक हेल्थ एज़ सच पब्लिक हेल्थ केयर एज़ सच नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है, जो लोग मुझे बाहर जाते हैं कनाडा वगैरह, वो मुझे बताते हैं कि जो जो हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको यहाँ मिलती है, अगर आपके पास अच्छी इंश्योरेंस है, तो आप वो सेकंड टू नन है पूरी दुनिया में कहीं भी, क्योंकि आपको टाइमली हेल्थ केयर मिलती है, और बहुत आराम से आप डॉक्टर को स्पेशलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इस तरह से नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आप यूएस के अंदर हो, जहाँ पर अगेन इंश्योरेंस का सिस्टम है। यहाँ पर भी इंश्योरेंस का सिस्टम है, तो आपको लाज़मी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा कॉस्ट है, बहुत बड़ी कॉस्ट है, जो कि लोग उसको ओवरसी कर देते हैं और उसको अपनी बजट की कैलकुलेशन में नहीं लेके आते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको मंथली नहीं, इसको ईयरली बजट की कैलकुलेशन में लेके आना चाहिए। अब आते हैं हम अपने इमरजेंसी फंड के ऊपर, तो इमरजेंसी फंड के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो इमरजेंसी फंड आपका एटलीस्ट 3 महीने का या 4 महीने का एक्सपेंस आपके पास जो एक्सपेंस आपके वो होना चाहिए। अगर आप एज़ एन एक्सपर्ट यूएई में आ रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आपको एटलीस्ट 6-8 महीने का अपना एक्सपेंस आपको ऐसी जगह सेव करके रखना चाहिए, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ भी मिल रही हो, जहाँ पर यहाँ यूएई के अंदर नेशनल बॉन्ड का एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिल रहे होते हैं, और बड़े लिक्विड किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है। जो इमरजेंसी फंड के लिए बहुत अच्छी जगह है, अगर आप नेशनल बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इमरजेंसी फंड लाज़मी रखें, 6 महीने का, 4 महीने का, जितना भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक पीस ऑफ माइंड देगा अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है आपके ऊपर। तो जो भी आपका एक्सपेंस है, लेट्स से 10,000 दिरहम का, 20,000 दिरहम का महीने का एक्सपेंस है, 5,000 दिरहम का एक्सपेंस है, ये आपके पास इन फॉर 6 मंथ्स ये आपका होना चाहिए। आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, या फिर नेशनल बॉन्ड्स के अंदर होना चाहिए, या कहीं भी ऐसी जगह पर जो फिक्स किस्म की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर आपको नज़र आना चाहिए कि ये चीज़ मौजूद हो आपकी। बाकी क्रेडिट कार्ड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एन इमरजेंसी, लेकिन अगेन उसके लिए बैकअप के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर मैं अगेन मल्टीपल वीडियोज़ बना चुका हूँ। एक वीडियो का मैंने लिंक भी यहाँ पर लगाया हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं, स्पेशली अगर आप यूएई के अंदर हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं सबसे आखिर में बात कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत शुरू में मैंने टच किया था, ये सारे कॉस्ट तो आपके पास हैं। अगर आपको और चीज़ें बाय द वे पूछनी है, तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें भी कमेंट कर सकते हैं आप इस वीडियो के नीचे, अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ। आई होप कि मैंने ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली हूँ। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको जो जितनी भी आपकी इनकम है, उसके हिसाब से आपको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है, क्योंकि यहाँ पर यूएई में आने का मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स फ्री बेनिफिट लेते रहें, और जब टाइम आए आपको यहाँ से एग्ज़िट करने का, तो फिर आप मतलब कहें कि यार हमें यहाँ पर फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ की सिटीज़नशिप नहीं मिली। सिटीज़नशिप आपको नहीं मिलेगी, और आपको जो भी करना है वो अपने हिसाब से करना है। तो अगर आपकी जो भी इनकम आ रही है, उसके अंदर से आपको अपने ऊपर टैक्स लगाना है, वो टैक्स लगाएँगे अपने ऊपर, तो फिर आप इन्वेस्ट और सेव कर सकते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 30 टू 40% सेव करने की कोशिश करें, वरना एटलीस्ट 20% तो सेव करें, जो भी आपके पास इनकम आ रही है, ताकि उसको आप सही तरह से यूटिलाइज़ कर सकें अपने बेनिफिट के लिए। आई कैन एग्री कि कुछ लोगों की इनकम होती ही नहीं इतनी कि वो इतनी बड़े परसेंटेज के अंदर सेव कर सकें। लेकिन मेरे ख़्याल से अपने जो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपको साइड हसल्स करनी चाहिए। इनकम को बढ़ाने के लिए, और अपनी जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसके अंदर अच्छी परफ़ॉर्मेंस देंगे, तब आप जाके इनकम को बढ़ा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप
जब यूएई के अंदर हैं तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें। पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं या तो उससे रिलेट करके सोशल मीडिया पर आएँ, या लेट्स से अगर आप मेरी तरह से, मैं क्योंकि इंजीनियर हूँ और मैं सोशल मीडिया पे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं उस तरह से कर रहा होता हूँ। आपका भी जो पैशन है आप उसके ऊपर कर सकते हैं काम। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी वीडियो, ऑडियो की क्वालिटी अच्छी रखें सोशल मीडिया पे अगर आप आ रहे हैं। सब वीडियो से ज़्यादा ऑडियो की क्वालिटी इम्पोर्टेंट होती है। मैं एक रोड का वायरलेस माइक यूज़ करता हूँ, ये मैंने लगाया हुआ है, ये इस तरह का एक माइक होता है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का माइक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अमेज़न का मैंने एक एफ़िलिएट लिंक लगाया हुआ है, उसको यूज़ करते हुए आप उसको बाय भी कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करें, 1000 दिरहम की कॉस्ट है इसकी, मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और बहुत आराम से अच्छी क्वालिटी आपको वायरलेसली मिल जाती है। ये चीज़ आपको जब समझ में आएगी जब आप कंटेंट क्रिएशन के अंदर आएँगे, तो मैं कहूँगा कि जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको एक अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे लाज़मी काम करना चाहिए। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ यूएई में, पर्सनल फाइनेंस से के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर पैसिव इनकम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, कैसे मैं पैसिव इनकम अर्न कर रहा हूँ। इसके अलावा दुबई में अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, उसके क्या प्रोसेसेस हैं, क्या आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, यहाँ पर उसकी वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।